हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ अपना अल्फा स्टॉक। और ये अल्फा स्टॉक वास्तव में एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। ऑटो एंसेलरी की ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसका पिछला रिजल्ट एनालिसिस भी किया था और पहले भी हम इसके बारे में चर्चा करते रहे। पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो वहाँ से तकरीबन शेयर 10% ऊपर है और पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट काफ़ी बेहतर थे। और हमने ये कहा था कि यहाँ पर देखिएगा एक जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं वहाँ पर बने रखने वाली जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि अभी रहने वाली है। और कोई भी डिप आती है तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। देखिएगा यूरोप में मंदी के बावजूद ऑटो जो इंडस्ट्री है इंडिया में वो ठीक कर रही है और उसका प्रोक्सी प्ले है ऑटो एंसेलरी बिजनेसेस। और उसके अंदर एक अच्छी और बेहतरीन कंपनी आनंद ग्रुप की है, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी का शेयर का भाव है 224 रुपये 80 पैसे और ये 6 महीने में तकरीबन 37% के आसपास की रिटर्न इसने जनरेट किए। और मुझे लगता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अगर कोई डिप मिलता है 8 से 10% की कभी करेक्शन होती है, तो जो निवेशक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उनके पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर्स है। एक स्मॉल और मिड कैप के सेगमेंट के अंदर ऐसी कंपनियां जहां पर कि कंसिस्टेंट कैश फ्लो आता हो और एक बेहतर प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम जो है काम करती हो और प्रोफेशनल तरीके से जो है कंपनी काम करती हो और जिसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक ये परफेक्ट मैच बनता है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो देखिएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम सेल की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले में 10% के आसपास की इन्होंने जो ग्रोथ है वो दिखाई है। 10 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 10% की अगर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में आ रही है और साथ में ईपीएस में जो ग्रोथ है वो 20% के आसपास आ रही है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर है। और जो खर्चे हैं वो लाइन है जिस तरीके से, तो कोई ऐसा स्पेशल आइटम नहीं है जिसकी चर्चा की जाए। फाइनेंशियल हाईलाइट में देखें तो Q1 2024 के अंदर ईबिटा की जो मार्जिन्स हैं, क्योंकि बहुत बार आप लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते तो ये समझ में नहीं आता है क्या लिखा हुआ है परसेंटेज में, तो मैं पहले ये बताता हूँ आपको। देखिएगा सबसे पहले रेवेन्यू हुआ 805 करोड़ का, 805 करोड़ का रेवेन्यू था। क्योंकि फिगर्स मिलियंस में लिखी हैं तो लास्ट डेसिमल आप हटा दीजिएगा, यानी कि लास्ट प्लेस हटा दीजिएगा, उसके या लास्ट प्लेस के पहले एक डेसिमल डाल दीजिएगा, यानी कि 805.8 करोड़, यानी कि 805 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 720 करोड़। तो वहाँ से जो जंप है वो 10% से ज़्यादा है। और अगर प्रॉफिट्स के अंदर बात करें, जो ईबिटा की बात करें, तो ईबिटा में तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट चेंज है। और ये जो परसेंटेज लिखी हुई हैं ये ईबिटा मार्जिन्स है। तो ईबिटा मार्जिन्स यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 8.5%, जो पहले 7% के आसपास रहता था। और प्रॉफिटेबिलिटी की अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो रेशियो है वो 7.2%, जो 6.1 6.2 के आसपास जो है पिछले पीरियड्स में रहता था। तो एवरेज जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वहाँ से एक अच्छी इन्होंने परसेंटेज जनरेट की है। प्रॉफिट के फ्रंट पे भी, रेवेन्यू के फ्रंट पे भी, मार्जिन्स के फ्रंट पे भी, तो सभी फ्रंट्स पे रिजल्ट आपको बेहतर नजर आएंगे। रेवेन्यू तकरीबन 11.8%, जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से ज़्यादा है, वो एग्जैक्ट 11.8 है। और क्वार्टर 4 से अगर कंपेयर करें तो वहाँ से भी तकरीबन 9% ज़्यादा है। ईबिटा की बात करें तो 35% आपको पिछले साल से ज़्यादा मिलेंगे और 31% पिछले क्वार्टर से। और पीबीटी के अंदर हालांकि थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा कम प्रॉफिट है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद जो बाकी खर्चे हैं उनका कंपोनेंट थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से Q1 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 29% की ग्रोथ है और Q4 से कंपेयर करेंगे यानी कि मार्च क्वार्टर से तो 28% की। बैलेंस शीट साउंड है, बैलेंस शीट में कैश है 323 करोड़ का कैश इन हैंड पड़ा हुआ है इनके पास। पिछले साल में इनके पास 48 करोड़ का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आया था, वहाँ पर जो Q1 ऑफ 23 के मुकाबले अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर से भी कैश फ्लो भी काफ़ी बेहतर यहाँ पे रहा है। कैपेक्स इनका तकरीबन 13 करोड़ का रहा है इस पीरियड के अंदर। तो कैपेक्स में तो देखिए ये कंपनी काम कर ही रही है, क्योंकि लगातार ये अपना जो दूसरे सेक्टर्स हैं सेम ऑटो एंसिलरीज में, वहाँ पर भी फोकस कर रही है। जैसे एक सनरूफ वाला बिजनेस है उसके अंदर इन्होंने एक कंपनी बनाई है, वहाँ पर कुछ पैसा डाल रहे हैं। रेलवेज़ के अंदर
जो बोगीज़ हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ें लगती हैं उसके अंदर इनकी प्रेजेंस है। तो काफ़ी बड़े ज़बरदस्त एक्सपेंशन के मोड में भी ये कंपनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, ग्रोस मार्जिन्स की बात करें, बीटा मार्जिन्स की बात करें और बेसिकली नेट मार्जिन्स की बात करें, हर जगह इन्होंने इंप्रूवमेंट की है, साल दर साल भी और ईयर ऑन ईयर भी। तो जो 4.5% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन्स रहता था वो अब 5.25% के आसपास आ गया। बैलेंस शीट के अंदर भी अगर नेट वर्थ देखेंगे तो वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और कैश की पोजीशन देखिएगा 323 करोड़ से, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स मानी कि फाइनेंशियल 22 में 279 करोड़ थी। एक्सपेंशन देखिएगा इंटरनल अक्रूवल से हो रहा है। तो डेट की पोजीशंस जो इनकी बड़ी मेंटेनेबल है और मात्र 10 करोड़ का डेट इनकी बैलेंस शीट में ग्रोस डेट। और लिक्विड इन्वेस्टमेंट को निकाल दें तो नेट डेट फ्री है ये कंपनी आज की डेट में। रेवेन्यूज़ के फ्रंट पे बात करें या मार्जिन्स के फ्रंट पे बात करें तो जो इबिटा मार्जिन्स है, जो पैट मार्जिन्स है, वो देखिएगा इबिटा मार्जिन्स 8% नॉर्मली इनके रहते थे 8 और 7 के आसपास एवरेजली वर्कआउट करोगे तो अभी 8.6 है, यानी कि अपने मार्जिन्स जो है ये ऊपर मार्जिन्स की जो अपर बैंड है उसमें काम कर रही है। और सिमिलरली नेट प्रॉफिट मार्जिन्स इनके हाईएस्ट देखिएगा 2020-21 में देखने के लिए मिले थे जहाँ 6.3 और 6.7 थे, तो उतना तो नहीं, लेकिन अभी भी नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 5.3 है। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, लेकिन सेल्स ग्रोथ है तो प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल बढ़ती जा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी बेहतर है। अगर रॉ मटेरियल के खर्चों की बात करें तो उसके सामने रॉ मटेरियल प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहे हैं, तो रॉ मटेरियल का कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर इनके पास नहीं आ रहा है। लेकिन जो अदर एक्सपेंसेस हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है, जिसकी वजह से ईबिटा और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसकी परसेंटेज में चेंज आ रहा है। तो ईबिटा तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ज़्यादा गति से, लेकिन पीबीटी की अंदर जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी लो है, या हम कह सकते हैं कि स्लो है। तो थोड़ा सा इस पेस के अंदर, बट कुल मिला के रिजल्ट बहुत बढ़िया है यहाँ पे। पिछले साल आप 32 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे थे पैट, इस बार 42 करोड़ का 3,600 के आसपास ये कंपनी जो है मार्केट कैप में है। तो उस एंगल से अगर हम देखें, एक स्टेबिलिटी है बिजनेस में। सबसे खास बात जो मुझे लगती है ना वो स्टेबिलिटी लगती है। पैट 10% से ऊपर रेट से ग्रो कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी तो देखिएगा बेस्ट 30% के आसपास काम कर रहा है, बट एवरेजली 25% के आसपास रहता है। नेट वर्थ के अंदर 13%, यानी कि जो शेयर होल्डर का फंड है वो 13% की रेट से जो है ग्रो करता जा रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखेंगे तो 15% के आसपास भी है फाइनेंशियल ईयर 23 में। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो भी 6.6, यानी कि अपनी एसेट्स के सामने 6.5 गुना सेल कर पा रहे हैं। डेट फ्री कंपनी है, डेट इक्विटी तो यहाँ पे कहना ही बेकार है, क्योंकि 0.01% कोई डेट ही नहीं होता, तो वो डेट फ्री कंपनी है। और उसके सामने कैश को एडजस्ट कर दे तो, और जो भी पैसा कमाते हैं उसका तकरीबन 25% के आसपास डिविडेंड भी पे करते हैं। तो सभी तरीके से सबको खुश रखती है। डेट है नहीं, शेयर होल्डर्स को भी पे आउट ठीक दे रही है, एक्सपेंशन भी कर रही है। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के वो काफ़ी खुश है। और प्रेजेंस जो है इनके एक्सपोर्ट के अंदर भी देखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में 1% करते हैं, यूएसए में 7% है, साउथ अमेरिका के अंदर 26%, अफ्रीका में 8%, यूरोप में 32%, एशिया में 21% और ऑस्ट्रेलिया में 5%। तो जो ऑर्डर साइज़ है वो भी आप देख सकते हैं कि किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंस नहीं है। यूरोप के भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो हालांकि वो यूरोप एक पूरा सेगमेंट है 32%। और देखिएगा जब यूरोप में या यूएसए में थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होंगी तो ये कंपनी यहाँ पर भी और अच्छा कर सकती है। जिन कंपनीज के साथ इनका टाई अप है, जिनके अंदर इनके प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, स्पेशली ईवी के अंदर, अभी जो हाल फिलहाल में जो ईवी के जो अंदर प्रेजेंस है, तो वहाँ पे आप ओला इलेक्ट्रिक देखिएगा, या हीरो इलेक्ट्रिक देखिएगा, टीवीएस देखिएगा, एथर देखिएगा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, काइनेटिक ग्रीन, सभी कंपनीज को ये सप्लाई कर रही है। और उसके बाद अगर हम सेल्स देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, और 2 व्हीलर्स के अंदर भी, 3 व्हीलर्स में भी इनके मेजर जो क्लाइंट्स हैं वो महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, दोनों मेजर क्लाइंट हैं। उनकी जो मेजर गाड़ियां हैं उनके अंदर इनके प्रोडक्ट्स लग रहे हैं। मारुति सुजुकी के अंदर ग्रैंड विटारा, ब्रीजा और सुजुकी जिमनी के अंदर इनके प्रोडक्ट्स हैं। वहीं महिंद्रा थार और बलेरो में इनके प्रोडक्ट्स हैं, XUV 700 के अंदर। रेलवेज के अंदर जो मैं आपको बता रहा था जिसको बोलते हैं डैम्पर, तो डैम्पर्स की बहुत अच्छी डिमांड है। तो रेलवे में इनका एक्सपोजर भी पिछले क्वार्टर में सबसे ज़्यादा रहा है। इनकी हाईएस्ट एवर सेल रेलवेज को अगर किसी क्वार्टर में हुई हो, पिछले क्वार्टर में हुई है, तो वहाँ से इनको काफ़ी अच्छी उम्मीद है। और ना केवल इंडियन रेलवे बल्कि बांग्लादेश रेलवे, श्रीलंकन रेलवेज
और कुछ ऐसी कंपनीज जो कि रेलवे के लिए काम करती हैं उनको भी ये सप्लाई करती हैं। प्रेजेंस कहाँ पर है इनकी? जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो परवाणु के अंदर है, खांडसा यानी कि जो गुड़गांव के अंदर पड़ता है, और उसके अलावा देवास के अंदर है, सानद के अंदर, नासिक के अंदर, होजूर के अंदर। यानी कि आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह जाएंगे तो आपको सब जगह मिलेंगे। बस ईस्ट में थोड़ी सी प्रेजेंस कम है क्योंकि ईस्टर्न एरिया भी इन्होंने कवर नहीं किया है। साउथ में जाएंगे तो होजूर के अंदर प्लांट है, वेस्ट में देखेंगे तो पुणे नासिक के अंदर है, सेंट्रल इंडिया में देखेंगे तो देवास के अंदर है, वेस्ट में देखेंगे सानद में है, नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो खांडसा और परवाणु जो जगह है वहाँ पर इनके प्लांट हैं। तो ईस्ट इंडिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अभी इनका फोकस नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में वहाँ पर भी कंपनी कोई प्लान करे, और अभी भी एक्सपेंशन काफ़ी जबरदस्त तरीके से इनके चल रहे हैं। और खांडसा प्लांट स्पेशली जो मारुति सुजुकी और होंडा के लिए काम करता है। परवाणु प्लांट जो है वो टीवीएस, टाटा मोटर और महिंद्रा को सप्लाई करता है। सानद वाला प्लांट जो है टाटा मोटर्स को सप्लाई करता है। इसके अलावा देवास जो है वो टाटा मोटर्स है, महिंद्रा, अशोक लीलैंड जैसी कंपनी को सप्लाई करता है। तो जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर इंडिया इन्होंने इस तरीके से बना रखी है, जहाँ जहाँ इनके प्लांट है वहीं पर मेजर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां वो वहाँ पर हैं। क्लाइंट तो आप ज़्यादातर सुन ही चुके हैं, तो मेजर सारे क्लाइंट्स हैं। टू व्हीलर्स में अतुल है, बजाज है, होंडा है, महिंद्रा है, उसके अलावा रॉयल इनफील्ड है, सुजुकी है, टीवीएस है, यामाहा, ओला इलेक्ट्रिक है। पैसेंजर कार में होंडा है, टाटा है, रेनो है, मारुति सुजुकी है, टोयोटा है, स्कोडा है। और रेलवेज़ के अंदर जो काम करते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर व्हीकल्स हैं या जो रेलवेज़ हैं वहाँ पर कंज्यूमर व्हीकल में अशोक लीलैंड है, फोर्स मोटर्स है, डेमलियर है, इशुजू है, महिंद्रा है। तो सभी तरह कंपनी है भारतीय रेलवे। एम्प्लॉयज़ के एंगल से भी देखेंगे तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉई, हर एक एम्प्लॉई इनके लिए लगभग 66 लाख रुपए का काम करता है। यानी कि हर एक एम्प्लॉई 66 लाख रुपए की सेल करता है। एवरेज एम्प्लॉई का जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 8 साल है। इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पे 1.94 जो है इन्होंने मार्च 23 में किया, और तकरीबन 70% लोग इनके ट्रेंड हैं, जो इनके एम्प्लॉई इन्हीं के द्वारा ट्रेंड किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का शेयर जिस तरीके के रिजल्ट देने चाहिए उस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। किसी भी तरीके का कोई डाउनफॉल शेयर प्राइस में आता है बिलो 200, तो वो मुझे लगता है कि जिस किसी को भी मतलब लॉन्ग टर्म निवेश के एंगल से मतलब 2-4-5 साल के लिए निवेश करने का मन बना रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि कंपनी की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी स्टेबल है। और बहुत सारा अगर हम देखें तो कोविड के समय पर इनको थोड़ा सा डेंट पड़ा था, प्रॉफिटेबिलिटी पे चैलेंजेस आए थे, लेकिन कंपनी दोबारा से ठीक कर रही है। अब देखिएगा रिस्क क्या है। रिस्क है जो ऑटो इंडस्ट्री के रिस्क है वो इसके साथ भी है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे रेलवेज पे, इनका इनकम बढ़ेगी। अब ये जो ईवी के अंदर शिफ्टिंग होगी तो बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं वो अब ऑब्सोलीट होंगे, और फिर एक ईवी में जो डिमांड कन्वर्ट होगी आने वाले 2 से 3 साल में, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी ये कंपनी एक अच्छी प्रेजेंस बना सकती है। तो उस तरीके से अगर हम सोचें तो एक लॉन्ग टर्म स्टेबल आपको 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देने की जो है ये कैपेसिटी रखता है। अगर आप ये कहेंगे कि जी एक रातों रात मल्टीबैगर हो जाए, उसकी संभावना कम है, बट जैसे जैसे ईवी का साइज बढ़ेगा तो शेयर्स की री रेटिंग हो सकती है, क्योंकि अभी 20 से 22 के आसपास की पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो कंपनी है इसमें एक री रेटिंग हो जाए और तकरीबन ये शेयर 30 से 32 के आसपास की पी पे चला जाए। तो 50% का जंप तब भी हो सकता है जब इस शेयर्स की री रेटिंग हो। कोई भी डिप आती है बिलो 200, वहाँ पर इसको एसआईपी मोड के अंदर या थोड़ा सा लमसम में भी पैसा डाला जा सकता है। तो ये थी इस शेयर्स के बारे में चर्चा। अभी शेयर्स 20-22 के आसपास की पी पर चल रहा है। मुझे लगता है कि 180 रुपये इसका बहुत ही बढ़िया भाव होगा। 200 रुपये के आसपास या 200 के नीचे जो है लेने की जो है शुरुआत की जा सकती है। लेकिन फिर भी कि आप किसी फैसले पर पहुंचे, अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, अपने विवेक का यूज़ करें। देखिएगा शेयर मार्केट में वो रिस्क होता है जो धंधे के अंदर रिस्क होता है। धंधा खराब हुआ
धंधे में कोई चैलेंजेस आए, आपके शेयर प्राइस भी इम्पैक्ट करेंगे। तो निवेश करने से पहले जरूर से जरूर आप अपने रिस्क को असेस करिएगा कि भाई आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना टाइम ओरिजिन दे सकते हैं। और जो धंधे हैं, धंधे में देखिएगा गवर्नमेंट पॉलिसी भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट भी है, कंपनी की मैनेजमेंट भी है, फंडिंग्स भी है, ओवरऑल मैक्रो इन्वायरमेंट भी है, माइक्रो इन्वायरमेंट भी है। शॉर्ट टर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो भाई पैसा आपका है, आपने पैसा डालना है, तो डालने से पहले पूरा जो है अच्छे से ठोक बजा के देख लो और फिर ही निवेश करें। और मुझे लगता है कि ये जो शेयर है ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है कि आप ट्रेड करने के लिए सोचें। ये शेयर एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है और ट्रेड भी अगर कभी करना है तो भैया मैं यही कहूँगा कभी 150 रुपये आ जाए, आपको मिल जाए तो तब देख सकते हैं, या किसी कोई मतलब इंटरनेशनली जब शेयर बाज़ारों के अंदर कोई गिरावट आती है और उसका असर अगर हमारे बाज़ारों में आता है तो उस समय ये हो सकता है कि अच्छा पैसा संभाल के रखो, जो बेहतरीन कंपनी आपने लेनी है और वो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, तब आप वो पैसा डाल सकते हैं। उसमें देखिएगा इंतज़ार बड़ा लंबा होता है और वो अपॉर्चुनिटी है, आती है नहीं आती है वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाज़ार है, शेयर बाज़ार में देखिए ऊपर नीचे तो दोनों होता ही रहता है। और इन सब के बीच में ये वीडियो बस मैं यहीं पर समाप्त कर दूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।